हाँ तो यारो, क्या हाल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्टडी विद सिट में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो ये चैप्टर नंबर 2 की क्लास 12 हिस्ट्री के पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैं इसकी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, जो कि क्वाइट अ बिट छोटी छोटी थी, तो फिर जाके उनको एक बार ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि वो बिना उनको देखे ये वाली वीडियो आपको समझ आने बिल्कुल इम्पॉसिबल सी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के और बिना किसी देरी के। तो इससे पहले मैं आपको देख लेते हैं कि हमने आपको कहाँ तक पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था द हर्षचरिता तक। तो आज इससे आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जो कि पहला टॉपिक हमें पढ़ता है द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बिगेन एज अ विलेज नोन एज पाटलीग्रामा टुडेज पटना। तो पाटलिपुत्र जो था एक किंगडम था, जो कि पहले एक विलेज के तौर पे स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम पड़ा था पाटलीग्रामा। और आज की डेट में इसे पटना भी बोलते हैं। तो ये जो आज की डेट में पटना है, उसको हम पहले पाटलिपुत्र बोलते थे। इन द 5th century BCE, द मगधन रूलर शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू सेटलमेंट्स एंड रीनेम्ड इट। तो 5th century BCE में मगध के रूलर जो थे, उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट करके राजगृह कर लिया था। टू दिस, राजगृह से यहाँ कर लिया था और उसको रीनेम कर दिया था। इन द 4th century BCE, it was the capital of Mauryan Empire and one of the largest cities in Asia. 4th century BCE में this was the largest empire of Mauryan Empire और one of the greatest city in whole the Asia, पूरे एशिया की one of the greatest city भी थी। Subsequently, its importance declined, धीरे धीरे करके इसकी importance जाने लगी। When the Chinese pilgrim Xuanzang visited the city in the 7th century CE, he found it in ruins and with a very small population। तो जब चाइनीज़ पिलग्रिम ज़ुआनज़ैंग 7th सेंचुरी सीई में यहाँ आए, तो उन्होंने इस सिटी को रुइंस में देखा, यानी कि बहुत ही खंडर टाइप में देखा एंड बहुत ही छोटी पॉपुलेशन के साथ देखा। न्यू सिटीज़ फ्रॉम 6th century BCE, अब नए शहर का विकास हुआ 6th century BCE से। मैनी ऑफ द सिटीज़ वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपदा, कुछ सिटीज़ कैपिटल थी महाजनपद की, बहुत सारे महाजनपदों की। ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलॉन्ग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी मेजर टाउन थे वो जो कम्युनिकेशन रूट्स होते थे उनके आसपास ही बसे रहते थे। पाटलिपुत्र वॉज ऑन द रिवरन रूट, पाटलिपुत्र जो था वो एक नदियों के तट पर ही था। उज्जैनी वॉज अलॉन्ग द लैंड रूट, उज्जैनी जो था वो का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है उनके लैंड रूट्स के ऊपर था। पुहार वॉज नियर द सी कोस्ट, पुहार जो था वो सी कोस्ट के पास था। मथुरा वॉज द सेंटर ऑफ कमर्शियल कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, मथुरा जो था वो सारी कमर्शियल कल्चरल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर था। अर्बन पॉपुलेशन इलाइट एंड क्राफ्ट पर्सनस, अर्बन पॉपुलेशन जो कि इलाइट या फिर क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। किंग्स एंड रूलिंग एलाइट्स लिव्ड इन अ फोर्टिफाइड सिटीज़, किंग्स और जो रूलिंग एलाइट्स होते थे वो कहाँ रहते थे, वो फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते थे, जो कि चारों तरफ से एक तरीके से पूरी सेफली फोर्टिफाइड रहती थी, ताकि कोई भी टेररिस्ट वगैरह ना आ पाए। पीपल हु लिव्ड इन द टाउन्स वर वॉशिंग फोक, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर, पोर्टर्स, गोल्डस्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, ऑफिशियल रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट एंड द किंग। तो जो लोग टाउन में रहते थे वो कौन कौन थे, वो थे वॉशिंग फोक्स, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पोर्टर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट एंड किंग्स एज वेल। There were guilds and शेरनीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स। तो वहाँ पर गिल्ड्स और शेरनीज भी थी। शेरनीज वो वाली शेरनीज नहीं जो शेर वाली होती, नहीं, शेरनीज उनको बोला जाता था, जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स की एंड मर्चेंट्स की इन सिटीज़ के अंदर। और आगे बढ़ते हैं, जो इससे थर्ड टॉपिक आता है वो आता है ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो अब धीरे धीरे ट्रेड के बारे में आप पढ़ते हैं कि ये लोग ट्रेड कैसे करते थे इन सब कॉन्टिनेंट्स में और इसके बियॉन्ड जाके भी। फ्रॉम द 6th century BCE, लैंड एंड रिवर एंड द सी रूट्स डेवलप्ड। 6th century BCE से लैंड और रिवर का विकास होने लगा और सी रूट्स बनने लगे, लैंड, रिवर और सी रूट्स बनने लगे, यू कैन से। ओवरलैंड ट्रेड एक्सटेंडेड इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड। तो धीरे धीरे करके धीरे ओवरलैंड ट्रेड बनने लगा, यानी कि ज़मीनों से भी ट्रेड करने लगे, जो रोडों के ज़रिए है ना, सेंट्रल एशिया में। पोर्ट्स दैट डॉटेड ऑन द कोस्ट लाइन एक्सटेंडेड अक्रॉस द अरेबियन सी एंड ईस्ट, अरेबियन सी टू ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका टू एंड वेस्ट एशिया एंड थ्रू द बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट एशिया टू चाइना। तो ये जो इनके पोर्ट्स थे वो कहाँ कहाँ से जाते थे, वो अरेबियन सी से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ अफ्रीका तक, वेस्ट एशिया तक और बे ऑफ बंगाल से लेके साउथ एशिया एंड चाइना तक भी जाते थे। सक्सेसफुल मर्चेंट्स designated as Masatuvam in Tamil and Setis and Satavahanas in
प्राकृत। जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे उनको क्या कहा गया, उनको मसातोवन कहा गया तमिल में, सेटिस कहा गया, सेटिस एंड सातवाहनास कहा गया प्राकृत में। गुड्स ट्रेडेड वर सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल ओर्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर, मेडिकल प्लांट्स। तो जो गुड्स थे जो यहाँ पर ट्रेड हो रहे थे वो कौन कौन से थे, वो थे सॉल्ट थे, ग्रेन थे, क्लोथ थे, मेटल ओर्स थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट थे, स्टोन थे, टिम्बर थी, मेडिसिनल प्लांट्स भी थे। स्पाइसेस स्पेशली पेपर वर इन हाई डिमांड इन रोमन एम्पायर। जो स्पाइसेस थी स्पेशली पेपर जितनी भी थी, मतलब स्पाइसेस हो गई और ये जो नमक मिर्च हो गई जितनी भी, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत बनती थी, वो बहुत ही हाई इन डिमांड में थी रोमन एम्पायर में। टेक्सटाइल एंड मेडिसिनल प्लांट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मेडिटेरियन। तो जो टेक्सटाइल और मेडिसिनल प्लांट्स थे ये सब ट्रांसपोर्ट होते थे कहाँ, अरेबियन सी से लेके मेडिटेरियन तक। कॉइन्स एंड किंग्स पे आ जाते हैं। Punchmark coins made of silver and copper 6th century BCE onwards were amongst the earliest to be minted and used। तो जो पंचमार्क के कॉइन्स होते थे उन पर ऐसा लगता था किसी मेटल पीस के ऊपर किसी ने पंच मार के उसमें शेप बनाई हो, बल्कि ऐसा होता नहीं था, लेकिन हाँ वो कुछ ऐसी इसी तरीके से बनते थे कि उनको लोहार पीटता था तब जाके उनके ऊपर आकृतियाँ बनती थी, लेकिन थोड़े उबड़ खाबड़ रहते थे, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छी सुंदर आकृति बनती थी। तो इसे पंचमार्क कॉइन्स बोलते थे। मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, ये सिल्वर और कॉपर के बनते थे 6th सेंचुरी BCE में, और 6th सेंचुरी BC के बाद वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज। सबसे पहले यूज़ होने वाले कॉइन्स में से एक है। न्यूमिस्मेटिस्टिक हैव स्टडीज कॉइंड एंड रिकन्स्ट्रक्टेड कमर्शियल नेटवर्क। जो न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं उन्होंने कॉइन्स को स्टडी किया और कमर्शियल नेटवर्क्स को बढ़ाया। कॉइन्स वर इशूड बाय किंग्स, कॉइन्स जो होते थे वो किंग के द्वारा इशू करे जाते थे। मर्चेंट, बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल ऑल्सो इशूड सम ऑफ दीज कॉइन। मर्चेंट्स होते थे, बैंकर्स होते थे और टाउन पीपल होते थे, ये कुछ कॉइन्स को इशू करते थे। द फर्स्ट कॉइन टू बेयर द नेम ऑफ द इमेजेस ऑफ रूलर्स वर issued by the Indo-Greek। the first coin जो to bear the names and the images और जो जिन कॉइन्स के ऊपर सबसे पहले इमेजेस और नाम लिखे गए वो कॉइन्स कौन से थे, वो कॉइन्स थे इंडो-ग्रीक्स राजाओं के। ओके सो आगे बढ़ते हैं। The Indo-Greek established control over the northwestern part of the subcontinent 2nd century BCE। तो जो इंडो ग्रीक थे उन्होंने कंट्रोल जमाया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो 2nd century BCE में। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड इन द 1st century CE बाय द कुशाना। जो पहले गोल्ड कॉइन्स थे वो कुशाना रूलर्स द्वारा 1st century CE में लॉन्च करे गए थे। होर्ड्स एंड रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम आर्कोलॉजिकल साइट्स इन साउथ इंडिया। जो रोमन कॉइन्स थे और होर्ड्स कॉइन थे वो कहाँ पर, आर्कोलॉजिकल साइट्स में, मतलब होर्ड्स मतलब उन रोमन कॉइन्स के बंच एक तरीके से, यू कैन से बिल्कुल बंच, बहुत सारे होर्ड्स का मतलब बंच होता है एक तरीके से, जो कि सेफली कैद होते हैं एक जगह पर, ठीक है, बिल्कुल संभाल के रखे जाते हैं ताकि कोई ढूंढ ना पाए। तो ऐसे ऐसे रोमन कॉइन्स के होर्ड्स मिले हैं कहाँ पर, साउथ इंडिया में आर्कोलॉजिस्ट्स को। ट्राइबल रिपब्लिक सच एज युद्धयास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 1st century CE इशूड कॉइन्स। तो जो ट्राइबल रिपब्लिक्स हैं जिन युद्धयास और ऑफ पंजाब और हरियाणा 1st century CE उन्होंने 1st century CE में अपने कॉइन्स लॉन्च करे थे। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर प्योर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय गुप्ता रूलर। तो जो सबसे अच्छे कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स थे, वो किसके द्वारा लॉन्च करे गए, वो थे गुप्ता रूलर्स के द्वारा। अब आगे पढ़ते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स से हमने ऊपर पढ़ा था। न्यूमिस्मेटिक्स होते क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स सच एज स्क्रिप्ट्स एंड इमेजेस, मेटलर्जिकल एनालिसिस एंड द कंटेक्स्ट इन विच दे हैव बीन फाउंड। न्यूमिस्मेटिक्स जो होते हैं वो कॉइन्स की स्टडी होती है इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स सच एज स्क्रिप्ट, यानी कि कॉइन्स की स्टडी को, जो पुराने कॉइन्स होते हैं उनकी स्टडीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें ये लोग क्या पढ़ते हैं, उन कॉइन्स की आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, उन कॉइन्स में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं, मेटलर्जिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इस सारी पूरी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। अब पंचमार्क्ड कॉइन क्या होता है? इज़ अ कॉइन इन विच सिंबल्स वर पंच्ड और स्टैम्प्ड ऑन टू द मेटल सरफेस। तो ऐसे कॉइन्स को जिसमें सिंबल्स जो होते हैं वो एक तरीके से पंच या फिर स्टैम्प करे जाते हैं कहाँ पर? एक मेटल सरफेस में, चाहे वो गोल्ड हो, फिर चाहे वो कॉपर हो, फिर चाहे वो सिल्वर हो। अब आगे बढ़ते हैं।
वॉज देयर इकोनॉमिक क्राइसिस इन 6th century CE? क्या यहाँ पर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 6th century CE में? फ्रॉम 6th century CE ऑनवर्ड देयर आर फ्यूअर फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी 6th century CE से कुछ बहुत ज़्यादा कम गोल्ड कॉइन्स मिलने स्टार्ट हुए. सम सजेस्ट दैट विद द कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन. तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि जैसे वेस्टर्न रोमन एम्पायर से ट्रेड, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था इस टाइम पीरियड में, तो फिर हो सकता है कि वहाँ से ट्रेड भी कम हो गया हो, जिस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क में आया हो इकोनॉमी में. अदर आर्ग्यू डैट द न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क ऑफ द ट्रेड स्टार्टेड एमर्जिंग अराउंड दिस टाइम. तो और कुछ बोलते हैं कि नए टाउन्स और नेटवर्क्स बनने स्टार्ट हुए होंगे इस टाइम में. बट कॉइन्स कंटिन्यू टू बी मैंशनड इन द इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट. बट जो कॉइन होते हैं इनके बारे में इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में तो लगातार तब भी लिखा ही जा रहा था. कुड इट बी डैट देयर आर फ्यूअर फाइंड्स बिकॉज कॉइन्स वर इन अ सर्कुलेशन रेदर देन बीइंग होर्डेड? क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो कॉइन्स थे ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में रहते थे और इसको लोग बिल्कुल होर्ड नहीं करते, बिल्कुल इकट्ठा नहीं करते थे? ऐसा भी हो सकता है. अब आगे बढ़ते हैं. द मालाबार कोस्ट, प्रेजेंट डे केरला. पहले मालाबार कोस्ट बोला जाता था इसे, और आज की डेट में इसे केरला भी बोला जाता है. केरला तो आप सबको पता ही होगा, अपना साउथ इंडिया में वो स्टेट है. तो पहला पॉइंट, पेरिप्लस ऑफ द Retherium Sea were composed by anonymous Greek sailor first century CE. Periplus of the Etherium Sea, ये एक वर्क था जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ था. वो एक एनोनिमस ग्रीक सेलर था जिसका नाम आज तक पता नहीं है, उसने कंपोज करा था. पेरिप्लस इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग सेलिंग अराउंड. इथेरियम वॉज द ग्रीक नेम ऑफ द रेड सी. पेरिप्लस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलिंग अराउंड, यानी कि हमें तैरना, ठीक है, आसपास. और एंड इथेरियम वॉज ग्रीक नेम ऑफ रेड सी. ग्रीक नेम इथेरियम का मतलब है ग्रीक नेम ऑफ रेड सी. रेड सी मतलब लाल समंदर, यू कैन से. दिस बुक डिस्क्राइब ट्रेड एक्टिविटीज़ इन केरला कोस्ट. ये बुक हमें क्या डिस्क्राइब करती है? ट्रेड एक्टिविटीज़ विद केरला कोस्ट. ओके, तो इस बुक का नाम याद रखना क्योंकि ये आता है 1 मार्क्स का. पेरिप्लस ऑफ द इथेरियम सी. अब आगे बढ़ते हैं. Inscription are writings engraved on hard surfaces such as stone, metal or pottery. Inscription are writings engraved on hard surfaces such as stone, metal or pottery. तो जो inscriptions होती हैं वो writings होती हैं जो कि engraved होती हैं कहाँ पर? hard surfaces में, जैसे stone हो गए, metal हो गई और potteries हो गई. They usually record the achievement and activities of or ideas of those who commissioned them. तो inscription में क्या होता है? inscription में लिखी रहती है उनकी क्या activities, achievements and ideas, जो भी चाहते हैं कि हाँ हमारा इंस्क्रिप्शन बने, वो लोगों को हायर करते हैं इंस्क्रिप्शनिस्ट को, और वो उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस बनाते हैं. ठीक है, वैसे ज़्यादातर किंग्स के लिए लिखी जाती थी. इट इंक्लूड्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द किंग और डोनेशन मेड बाय अ वुमेन एंड मैन टू अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. ये ज़्यादातर किंग्स के द्वारा जो काम होते थे उनके बारे में लिखा जाता था, उनके कोर्टियर्स द्वारा, और या फिर उनके जो वुमेन और मैन होते थे उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन द्वारा लिखा जाता. वुमेन और मैन जो होते थे, जो मतलब जो लैंड ग्रेंट करते थे, उनके बारे में भी लिखा जाता था. द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, अ नेम फॉर लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. तो जो अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन थे वो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत लैंग्वेज में थे. अ नेम फॉर लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो उस टाइम ऑर्डिनरी पीपल द्वारा यूज़ करी जाती थी. अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है एपिग्राफी. एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम एपिग्राफी भी बोलते हैं. अब आते हैं दूसरे पे, जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप वॉज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. जेम्स प्रिंसेप ऑफिसर थे कहाँ पर? ईस्ट इंडिया कंपनी में. ही डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्ती इन 1838. उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ती लैंग्वेजेस को डेसिफर किया था 1838 में. दीज स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन. ये जो स्क्रिप्ट होती थी, जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती थी ब्राह्मी एंड खरोष्टी, ये अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स में यूज़ होती थी लिखे जाने में. ही आइडेंटिफाइड अ किंग रेफर्ड एज पियादसी मीनिंग प्लेजेंट टू बिहोल्ड एज अशोका.
तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था पियादसी नाम के किंग को, जिसका मतलब होता था प्लेजेंट टू बिहोल्ड, एज अशोका, कि ये जो है पियादसी का मतलब अशोका ही है। हाउ आर इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड, इंस्क्रिप्शन को डेसिफर करा कैसे जाता है, अब ये पढ़ते हो कि हमने पूरा चैप्टर में पढ़ लिया कि इंस्क्रिप्शन डेसिफर होती है, इंस्क्रिप्शन डेसिफर होती है, लेकिन इंस्क्रिप्शन डेसिफर होती कैसे? डेसिफरिंग ब्राह्मी, उन्होंने ब्राह्मी को डेसिफर किया था, तो फिर ब्राह्मी कैसे डेसिफर करी? मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी। तो जो ज़्यादातर स्क्रिप्ट जो होती थी, जो यूज़ करी जाती थी इंडियन, मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी। तो जो आज की जितनी भी स्क्रिप्ट होती हैं जो लिखी जाती हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मी से ही ली जाती हैं। फ्रॉम द लेट 18th century, European scholar aided by Indian Pandit worked backward from contemporary Bengali and Devanagari, the script used to write Hindi manuscripts, comparing their letters with older specimens. तो 18th सेंचुरी में यूरोपियन स्कॉलर्स ने पंडितों के साथ में काम करना स्टार्ट करा, उनके साथ में बंगाली उनके साथ में टाइम के पीछे गए, यानी कि उन्होंने देखा, हिस्ट्री आराम से उठा के बैठ के पढ़ी, और तब जाके उन्होंने ये सारी चीज़ों में इन सारी स्क्रिप्ट्स को डेसिफर करना स्टार्ट करा। हाउ खरोष्टी वॉज रीड, अब खरोष्टी को इन्होंने रीड कैसे किया? खरोष्टी वॉज अ स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्ट। खरोष्टी एक स्क्रिप्ट थी जो कि इंस्क्रिप्शन में यूज़ करी जाती थी, कहाँ पर? नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज़ में। कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक्स किंग कंटेन द नेम्स ऑफ किंग रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। कॉइन्स जो थे इंडो ग्रीक्स के, वो क्या नाम है ना, कंटेन करती थी किंग्स के नाम, जो कि लिखे जाते थे ग्रीक और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स में। यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड एंड फॉर्मर कंपेयर टू द लेटर्स, तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो रीड करते थे फॉर्मर कंपेयर टू लेटर, कंपेयर करते थे लेटर्स को अपनी लैंग्वेज से। जेम्स प्रिंसिप आइडेंटिफाइड द लैंग्वेज ऑफ खरोष्टी इंस्क्रिप्शन एज प्राकृत। जेम्स प्रिंसिप जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस की जो लैंग्वेज है वो एक्चुअली प्राकृत है। इट बिकेम पॉसिबल टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शन एज वेल, फिर धीरे धीरे करके लॉन्गर इंस्क्रिप्शन भी पढ़ने आसान हो गए। Historical evidences from inscription, how epigraphists and historians work। तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या हैं जो हमें इन इंस्क्रिप्शन से मिले? एपिग्राफीज और हिस्टोरियंस काम कैसे करते हैं? द नेम ऑफ अ रूलर अशोका इज़ नॉट मैंशनड इन द इंस्क्रिप्शन। अशोका का नाम कहीं पर मेंशन नहीं है। इंस्टेड द टाइटल्स ऑफ द रूलर यूज्ड देवनम पिया, ऑफन ट्रांसलेटेड एज बिलव्ड ऑफ द गॉड, एंड पियादसी द प्लेजेंट टू बी बिहोल्ड। तो अशोका की जगह जो इंस्क्रिप्शंस में नाम लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? वो लिखे हैं देवनम पिया, जिसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान का प्रिय, और पियादसी जो कि प्लेजेंट टू बी बिहोल्ड। तो ये इन्होंने दो नामों का इस्तेमाल किया हर जगह अशोका के लिए। यहाँ पर अशोका का कहीं डायरेक्ट नाम नहीं आता। द नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड इन सम अदर इंस्क्रिप्शन विच आल्सो कंटेन दिस टाइटल। तो कुछ अशोका का नाम कुछ अदर इंस्क्रिप्शंस में हैं जहाँ पर तब भी इन नामों का जिक्र होता है। आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल दीज इंस्क्रिप्शन After examining all these inscriptions and finding that they match in the terms of content, style, language, and paleography, epigraphists have concluded that they were issued by same ruler। इन सारे कॉइन्स की, इन सारे इंस्क्रिप्शंस की जितनी भी स्टडीज़ करने के बाद में जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट को इतना पता चला, कि एपिग्राफिस्ट को इतना पता चला कि ये जितने भी क्या नाम है इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स थे, ये सब एक ही किंग द्वारा इशू करे गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। सम क्वेश्चन येट टू बी आंसर्ड बाय हिस्टोरियंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हिस्टोरियंस द्वारा अभी भी आंसर देने बाकी हैं। वुड पासर्स बाय हैव स्टॉप टू रीड दिस इंस्क्रिप्शन, क्या ऐसा हो सकता है कि आसपास के जाने वाले लोग ऐसे रुके हों और इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के लिए? मोस्ट पीपल वर प्रॉब्ली नॉट लिटरेट, ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे ना होते हों। डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्राकृत यूज्ड इन पाटलिपुत्र, क्या क्या हर किसी को प्राकृत आती थी पाटलिपुत्र में? वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव फॉलोड, क्या किंग्स के ऑर्डर फॉलो करे जा रहे थे? द इंस्क्रिप्शन डिपिक्शन अशोकन्स एंग्विश हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द रीजन उड़ीसा डैट वाज कॉन्कर्ड। उड़ीसा में अशोका के जो सौरों वाले जो मतलब कलिंगन के युद्ध के बाद के इंस्क्रिप्शन हमें कहीं नहीं मिलते हैं उड़ीसा में, ऐसा क्यों? तो ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हिस्टोरियंस को अभी भी देने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि कुछ लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर का। यस, तो द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस।
द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंसेज, तो लिमिटेशन क्या क्या है इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस की। फर्स्ट, लेटर्स आर वेरी फेंटली एनग्रेव्ड, लेटर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेंटली हैं, यानी कि धुंधले से हो गए हैं आप। इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज्ड और लेटर्स मिसिंग, इंस्क्रिप्शन डैमेज्ड हैं, लेटर्स भी मिसिंग हैं कई सारे शायद। एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉट नोन, जो वर्ड्स हैं उनके एग्जैक्ट मीनिंग किसी को नहीं पता। नॉट ऑल इंस्क्रिप्शन हैव बीन डेसिफर्ड पब्लिश्ड एंड ट्रांसलेटेड, सारे इंस्क्रिप्शन आज तक डेसिफर नहीं हुए हैं या फिर पब्लिश नहीं हुए या फिर ट्रांसलेटेड नहीं हुए हैं। मैनी इंस्क्रिप्शन हैव नॉट सर्वाइव्ड द रेवेजेस ऑफ टाइम, ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस को टाइम ने मात दे ही दी है, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाए हैं टाइम की वजह से। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड अवेलेबल, कुछ बहुत ही छोटा सा पार्ट अवेलेबल है आज की डेट में आर्कोलॉजिस्ट के पास में जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उनका, क्योंकि बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट वाज नॉट नेसेसरली रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन, तो जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट जो इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट थे वो शायद रिकॉर्डेड नहीं है इंस्क्रिप्शंस में काम। आगे, रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड द जॉयज़ एंड द सोरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस फाइंड नो मेंशन इन इंस्क्रिप्शन, तो जो रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एंड द जॉयज़ ऑफ सोरो हैं ऑफ डेली एग्जिस्टेंस फाइंड नो मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन, तो मतलब जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती थी या फिर जो सोरोज होते थे, जॉयज़ होते थे पब्लिक के, वो सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखी हुई। द कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट invariably projects the perspective of a person who commissioned them, तो पर जो कंटेंट होता था इंस्क्रिप्शन में वो बेसिकली कमीशन बेस्ड पे है, क्योंकि लाइक जो उस वक्त लोग पैसे दे के अपने इंस्क्रिप्शंस बनवाते थे उनका कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल है, हालांकि किंग्स का बहुत कम है। तो बस आज की डेट में हमारे पास में इतने ही रिसोर्सेज हैं इन सारी चीज़ों को लेके। तो गाइज़ यहाँ पर अपना चैप्टर कंक्लूड होता है और यहाँ पर अपना चैप्टर ख़त्म होता है यू कैन से। इससे आगे का इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नहीं आया तो यार बिल्कुल देखो, बार बार देखो, कोई रोक नहीं है, बिल्कुल पॉज करके देखो, स्लो करके देखो, फास्ट करके देखो, तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, अब इस वीडियो को हो सके तो जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, सबकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, मेरी भी करो यार, अपने दोस्तों की भी करो। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बने रहो अपने भाई के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।